नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त दीपक। एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए विषय की चर्चा को लेकर। आज का हमारा विषय है ब्रह्मांड। देखिएगा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी किस पर, एक क्षुद्र ग्रह पर, ठीक है, जो क्या है पृथ्वी से टकराने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बताया था, ठीक है, वो एस्ट्रॉयड जो है उसकी अभी हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने क्या की है, खोज की है। तो उसी के जब हम लोग पढ़ा था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये समझ में नहीं आया सर कि सौरमंडल क्या था, तो और उससे पहले ब्रह्मांड क्या था। तो हमने सोचा कि आपको ब्रह्मांड की बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। उसके बाद सौरमंडल हमने बता ही दिया था, तो ब्रह्मांड के बारे में आप जान जाएंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हम पहले लोग जानते थे कि ब्रह्मांड क्या है, क्या पहले माना जाता था, ठीक है। तो एक बाई एक हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत समय तक तो लोगों को यही विश्वास था, जैसे कथाओं में, पुरातन कथाओं में या धार्मिक चीज़ों में बताया जाता है कि जो सर्व चीज़ें इस अंतरिक्ष में है, यानी कि इस पृथ्वी को लेकर, सूर्य को लेकर, जो अन्य ग्रह थे, यानी जहाँ तक जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी या जहाँ तक हम महसूस करते थे, उसको हम क्या मानते थे, ब्रह्मांड, ठीक है। वहीं तक हमारी सोच थी। तो ये बहुत समय तक चलती आ रही थी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यानी कि संपूर्ण जगत को जो है क्या माना जाता था, ब्रह्मांड माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ, 140 ईस्वी में टालमी ने, ठीक है, 140 ईस्वी में टालमी ने इस ब्रह्मांड पर एक गहन अध्ययन किया और उसने एक जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सी अवधारणा, जियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार उसने बताया, यानी टालमी ने बताया कि ये जो पृथ्वी हमारी है वो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित जो अन्य ग्रह तथा उपग्रह हैं वह इस पृथ्वी का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये मान्यता काफी दिनों तक बनी रही। फिर उसके बाद 1543 तक, अब सोचिएगा, 140 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ये अवधारणा दी थी, कौन सी, जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। उसके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वह अंतरिक्ष के केंद्र में, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित अन्य जो उपग्रह हैं और ग्रह हैं, तारे हैं, वो क्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद कापरनिकस ने 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में क्या था, उसने जो पहले की स्थिति थी उसको बदल दिया। पहले की स्थिति में क्या था कि पृथ्वी को क्या माना गया था, इस ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया था। फिर क्या किया इसने, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा में टालमी ने कापरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं, सूर्य क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य के साथ साथ जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं पृथ्वी सहित, वो सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं। देखिएगा, यह अवधारणा भी कुछ दिन तक बनी रही और इसी के बाद क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड है उसके विषय में लोगों की जागरूकता बढ़ती गई, उस पर रिसर्च स्टार्ट हो गए, अध्ययन स्टार्ट हो गए। तो उसी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। कब, 1805 ईस्वी में। किसने किया, हर्सेल, हर्सेल नामक खगोल शास्त्री ने क्या किया, पहली बार दूरबीन की माध्यम से देखा और उसने बताया कि सौरमंडल जो है वह आकाशगंगा का एक अंश, यानी कि एक भाग मात्र है, पूरा ब्रह्मांड ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मांड तो अलग एक विषय हो गया, उसका एक पार्ट है आकाशगंगा और उस आकाशगंगा का एकमात्र पार्ट है कौन सा, हमारा सौरमंडल। तो पहली बार यहीं से सौरमंडल की क्या हुई, अवधारणा आई, ठीक है। फिर क्या होता है, 1925 में हब्बल ने ब्रह्मांड का व्यास जो है कहा कि 250 करोड़ वर्ष है। जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसको इसने माना कि इसका व्यास जो है, व्यास का मतलब क्या समझते हैं, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र होता है, मान लीजिए केंद्र यानी बीचों बीच का बिंदु, ठीक है, उससे किसी भी दिशा में मिलाती हुई अगर हम एक रेखा, सरल रेखा खींच दे तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसी त्रिज्या का दो हिस्सा, यानी कि दुगुना अगर यहां तक हम मिला दें तो इसी को व्यास कहते हैं, यहां से यहां तक। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका जो व्यास है वो कितना है, किसने बताया, हब्बल ने बताया, 250 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष, सॉरी करोड़ प्रकाश वर्ष,
यहाँ पर प्रकाश वर्ष उसने बताया। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष में, यानी कि प्रकाश वर्ष की जो माप होती है वो किसकी है, तो आप देखिएगा एक सेकंड में प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर। अब सोचिएगा 3 लाख, ठीक है, गुणे, यानी ये एक सेकंड में चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 60। अब फिर 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? फिर 60। अब ये हो गया कितना? 1 घंटे का। अब फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? गुणे 365, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में इतना दूरी होती है। 3 लाख गुणे 60 गुणे 24 गुणे 365, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश की जो गति है वह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि घड़ी का जो हम सेकंड देखते हैं ना कि 1 सेकंड हुआ, उतने ही समय मात्र में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अब सोचिएगा कि एक साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करेगा उस गति से उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये जो हमारे क्या है ब्रह्मांड है, उसको किसने बताया था? हब्बल ने। ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है इसका व्यास। यानी अगर हम बीचों बीच उसको, इस ब्रह्मांड को एक वृत्त मान लें और उसका जो व्यास इस छोर से इस छोर का सबसे कम दूरी का जो दूरी होगी, यानी कि माना जाए तो कितना होगी? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश को उस दूरी को तय करने में 250 करोड़ साल लग जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो 250 करोड़ वर्ष में उसको कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, तब हम उस दूरी को तय कर पाएंगे। ये जो किसने बताया था? हब्बल ने बताया था। ठीक, इसी के बाद से माना जाता है कि बार बार अध्ययन किया गया और इसी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें सर्वमान्य और सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है बिग बैंग। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये थे जॉर्ज लाइमेंतेयर। ये मूल रूप से पादरी थे, लेकिन तो खगोलकी में भी इनका ज्ञान काफी हद तक था और ये खगोलकी में भी बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे। इन्होंने क्या माना? इनके अनुसार माना गया कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट सिद्धांत जो इन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया आज के लगभग 15 अरब साल पहले यह विस्फोट हुआ था। यानी कि जो ब्रह्मांड था वो क्या था? एक बिंदु पर था, यानी कि बहुत छोटी दूरी में अगर देखा जाए तो एक बिंदु मात्र पर था। ठीक है, इसमें क्या था? गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था, इसका द्रव्यमान इतना अधिक था कि इतनी ही जगह पे सारी चीजें इकट्ठा हो गई थी। फिर क्या हुआ? उसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा अधिक होने के कारण पदार्थों में घर्षण हुआ और फिर क्या हो गया? इतनी अत्यधिक ऊर्जा उसमें बन गई कि क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जो विस्फोट हुआ उससे तमाम पदार्थ निकले चारों दिशा में, सामान्य से लेकर काले और जो भी चीजें थे वो पदार्थ क्या हुआ? निकले। फिर उन्हीं पदार्थों का क्या हुआ? धीरे धीरे समूहन हुआ अनेक पिंडों में। ठीक है, तो वो अनेक पिंड क्या बनते गए? धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता गया और वही पिंड बनते गए आकाश गंगा। फिर उन आकाश गंगाओं में क्या हुआ? उसी तरह से फिर विस्फोट हुआ और फिर क्या हुआ? असंख्य ब्रह्मांडीय पिंड निर्मित हुए, उनका निर्माण हुआ। फिर उनको क्या कहा गया? तारे। फिर इसी प्रक्रिया के आगे चलते हुए तारों से उपग्रहों का, अन्य पिंडों का, ठीक है, निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर हम देखते हैं, यह माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस ब्रह्मांड में कितनी अधिक मात्रा में आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। और हमारा जो सूर्य है वह एकमात्र तारा है, और जो हमारे अन्य सूर्य के ग्रह और उपग्रह हैं वह मिलकर के क्या बनाते हैं? सौरमंडल। जिस सौरमंडल की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। तो आप ये समझ सकते हैं
कि कैसे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और क्या चीजें हुई और हमारा ब्रह्मांड कितना विशालकाय है। ध्यान दीजिएगा, इस बिग बैंग सिद्धांत में यह चीज बताया गया कि जब से वह विस्फोट हुआ उससे इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकली कि आज तक हमारा ब्रह्मांड जो है वह विस्तार ही होता जा रहा है, यानी कि अभी भी उसमें प्रगति या विस्तार जारी है। अब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है 11th में, और जब पढ़ेंगे तो उसमें एक गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया गया है कि गुब्बारे में कुछ चिन्ह लगा दीजिए और उसमें हवा भरिए आप, तो क्या होता है, फैलता जाता है, यानी बढ़ता, उसका आकार बढ़ता जाता है। हालांकि वो अल्प मात्रा में, यानी कि आधा ही सही है, आधा गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, यानी आकाश गंगाओं के जो बीच की दूरियां हैं वो आपस में बढ़ रही हैं। आकाश गंगाओं में विस्तार नहीं हो रहा है, उनके मध्य होने वाली दूरियों में जो उनके मध्य दूरी है वो बढ़ रही है। मान लीजिए ये दो आकाश गंगाएं हैं, यहाँ पर स्थित हैं, तो इनके आकार में नहीं वृद्धि हो रही, यानी कि ये जो दो आकाश गंगाएं, एक मार्कर का एग्जांपल ले लें तो ये तो इतना ही बड़ी है, लेकिन इनके जो मध्य दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में हमने बताया लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और उन सब की मध्य दूरियां बढ़ रही हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, विस्तार ही हो रहा है। ठीक, अब ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं, प्रत्येक आकाश गंगाओं में लगभग 100 अरब क्या है, तारे। और जैसे हमने बताया कि हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा, और उस तारे के क्या है, तमाम ग्रह और उपग्रह। हमने उल्कापिंड की भी बात की थी, हमने क्षुद्र ग्रहों की भी बात की थी, ठीक है। तो उसी तरह से तमाम आकाश गंगाएं, फिर उन आकाश गंगाओं के तमाम तारे, फिर उन तारों के तमाम सौर मंडल हो गए, ठीक है। हर तारों को सूर्य कहा जाता है ऐसा मायने नहीं है। तारे और ग्रह में ये विशेष अंतर होता है कि तारे अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जबकि ग्रह और उपग्रह नहीं, वो तारों से ही क्या करते हैं, प्रकाश पाते हैं। जैसे हमारा सौर मंडल है तो सूर्य क्या है, सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रकाश देता है, यानी कि संपूर्ण इस हमारे सौर मंडल के ऊर्जा का स्रोत माना जाए, प्रकाश का स्रोत माना जाए तो क्या है, सूर्य है। सूर्य का भी निर्माण इसी तरह से हुआ, और क्या हुआ, वही चीजें थी कि उनके नाभिक में क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन के संलयन से क्या बना, हीलियम बना। फिर हीलियम का क्या हुआ, अन्य भारी पदार्थों में, जैसे हीलियम का लोहे में जब वो संलयन धीरे धीरे और बढ़ता गया तो अन्य ठोस पदार्थों में और भारी पदार्थों में निर्मित हो गए, जैसे लोहा हो गया, इन सब में हुआ। फिर क्या हुआ, एक बार विस्फोट हुआ, तो इसी तरह से होता गया। अब देखिएगा, जिस आकाश गंगा पे हम रहते हैं, यानी कि जिस आकाश गंगा का भाग हमारा क्या है, सूर्य है, हमारा सौर मंडल है, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, क्या नाम है, मंदाकिनी। यानी कि हम जिस जिस आकाश गंगा के निवासी हैं उसका नाम मंदाकिनी है। और इसके सबसे नजदीक की जो पड़ोसी मंदाकिनी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा। और ये कितनी दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, किससे, हमारी आकाश गंगा से। ये जो इसकी पड़ोसी आकाश गंगा है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों आकाश गंगाओं के बीच में कितनी ज्यादा दूरी है, तो सभी आकाश गंगाओं में कितनी ज्यादा अधिक दूरी होगी, और वो कितने ढेर सारे क्षेत्र में, यानी कि इस ब्रह्मांड में कहां तक फैली होंगी। ठीक, फिर हम देखते हैं जो हमारा सौर मंडल है, यानी कि हमारा जो सूर्य है, उसके सबसे जो नजदीक का तारा है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यानी कि हमने बताया ना, हमारी मंदाकिनी क्या है, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, सॉरी, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। यानी कि जिस हम पर हम निवासी हैं उसका क्या है, हमारा सूर्य एक तारा है। ठीक है, उस तारे में हमने बताया ना, हर गैलेक्सी में, यानी कि हर आकाशगंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं, तो उसी में से एक तारा हमारा है, ठीक है, सूर्य। ठीक, और उसके पड़ोसी जो सबसे नजदीक का पड़ोसी तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और वो भी हमारे सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आप सोच सकते हैं कि हमने बताया था प्रकाश की गति कितनी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये जाने होंगे कि ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आगे हम बताएंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, तारों में वामन तारा कैसे बनते हैं, ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है, फिर क्षुद्र ग्रह हमने चर्चा कर ही ली थी, उल्काश पिंड क्या होते हैं, ठीक है, अन्य चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। और सौर मंडल
और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, और बिग बैंग के गहन अध्ययन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। इसको एक बार दोबारा रिपीट करके देखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो चीज़ ना समझ में आएंगी जरूर कमेंट करिएगा, फिर कोशिश करेंगे उसको एक नए वीडियो में लाकर वो चीज़ ऐड करके आपको अच्छे से समझाया जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।